हे गाइस व्हाट्स अप। तो आज हम लोग बात करेंगे एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस के बारे में। तो एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस समझने से पहले हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सबसे वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली मिसडायग्नोज डिजीज़ है, ठीक है ना। हम इसको डायग्नोज ही नहीं कर पाते। अब ये क्यों डायग्नोज नहीं कर पाते? क्योंकि इसमें बहुत सारी मोडालिटीज़ है। इसमें सर्ज भी आएगा, मॉड्स भी आएगा, जिसकी मैं बात करूँगा अभी, ठीक है ना। तो इसमें मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन का भी चांसेस होते हैं, इसलिए इसको हमेशा एक डिफरेंशियल के तौर पे रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चलो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना अलग बात होती है, लेकिन लाइफ में जब आप पेशेंट्स के साथ हैंडल करोगे ना, तो पैनक्रियाटाइटिस अपने को डिफरेंशियल में रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, नहीं तो आप बहुत सारे पेशेंट्स को मिस कर दोगे, राइट। और एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस वेस्टर्न वर्ल्ड में इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट और नॉट वेरी कॉमन, बट इंडियन के सिनेरियो में बहुत ज़्यादा जो आपको केसेस मिलेंगे जो कि मोर्टेलिटी का कारण बन गए बाद में एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस का, क्योंकि उसको किसी ने सोचा ही नहीं, ठीक है ना। तो कोशिश करना कि एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस पढ़ने के साथ साथ हम लोग समझने की भी कोशिश करेंगे क्यों और कैसे और क्या होता है बेसिकली इसमें, ठीक है ना। तो एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस में बेसिकली क्या होता है? पेनक्रियाटाइटिस का मतलब क्या होता है? इन्फ्लेमेशन, ठीक है ना। इन्फ्लेमेशन ऑफ पेनक्रियास, पेनक्रियाटाइटिस, ठीक है। आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन। अब यही एक्यूट हो जाए। एक्यूट मतलब कम समय में, एकदम से, ठीक है ना। कम समय में या एकदम से, ऐसे ही कहते हैं ना। एक्यूट का मतलब एक्यूट इन ऑनसेट, राइट। तो एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस ही हो गया। तो पेनक्रियाटाइटिस बेसिकली क्या होता है? अपने ही एंजाइम द्वारा अगर अपने ही पेनक्रियास को डाइजेस्ट कर ले तो उसी को क्या कहेंगे? एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस, राइट। तो ये क्या लिखा है? ऑटो डाइजेशन ऑफ पेनक्रियास, ऑटो डाइजेशन ऑफ पेनक्रियास बाय इट्स ओन एंजाइम। एंजाइम कहाँ पे होते हैं? पेनक्रियास में होते हैं। अब अच्छा एक चीज़ समझो, पेनक्रियास में तो ठीक है एंजाइम्स तो होते ही हैं ऑब्वियसली यार, ठीक है ना। ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, तो वो क्यों अपने आप ही को डाइजेस्ट नहीं है? नॉर्मल बॉडी में कह रहा हूँ, क्योंकि उसको एक्टिवेटिंग फैक्टर्स एक्सक्यूज मी, उसको जो एक्टिवेट कर सकते हैं उस चीज़ को, इन जो एंजाइम्स को एक्टिवेट कर सकते हैं, वो पेनक्रियास में नहीं होते। कितना बढ़िया मैकेनिज्म बना है कि अगर वहाँ पे मान लो कि वो एंजाइम मतलब कि नॉर्मल इंसान में एक्टिवेट हो जाए तो हर इंसान को ये एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस होने लगे। तो एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस का अगर हम लोग इटियोलॉजी सोचने की बात करेंगे तो कुछ ऐसे फैक्टर्स रहते होंगे जो शायद से उन एंजाइम को एक्टिवेट करते हैं वहाँ पे पेनक्रियास में ही, ना कि ड्यूडेनम में, ठीक है। तो ये समझ में आती है बात। तो ऑटो डाइजेशन ऑफ पेनक्रियास बाय इट्स ओन एंजाइम बिकॉज दे आर एक्टिवेटेड विद इन पेनक्रियास, ठीक है ना। ऑटो डाइजेशन हो गया पेनक्रियास का अपने ही एंजाइम द्वारा, क्योंकि वो एक्टिवेट हो गए पेनक्रियास के अंदर ही। इसके कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं? कुछ इसके मैं थ्योरी बता देता हूँ, ठीक है। 3-4 थ्योरी है, समझ लो। लोकल इफेक्ट, ओपी कॉमन चैनल थ्योरी, एक ओपी कॉमन चैनल थ्योरी होती है। अब देखो ये तुम्हारी आ रही है तुम्हारी कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है ना। कॉमन हिपैटिक डक्ट आती है, राइट और लेफ्ट हिपैटिक डक्ट मिलके क्या बनाती है? कॉमन हिपैटिक डक्ट। और उसी में कौन सी डक्ट और मिलती है? सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट मिलके क्या बनाती है? कॉमन बाइल डक्ट। ये कॉमन बाइल डक्ट हो गई। और एक ये पेनक्रियास से डक्ट आ रही है, ठीक है। पेनक्रियास से डक्ट आती है, पेनक्रियाटिक डक्ट। और यहाँ पे कौन सी ये होती है? ये तुम्हारी एम्प्यूला हो गई। एम्प्यूला ये मेजर पैपुला में जो भी खुलेगी, ठीक। अब ये हो गई तुम्हारी ये चीज़, मान लेते हैं। अब क्या होता है कि पेनक्रियाटिक प्रेशर अब ज़्यादा हो जाए। कॉमन चैनल थ्योरी में मान लेते हैं कि पेनक्रियाटिक प्रेशर जो होता है ज़्यादा हो जाता है बाइल प्रेशर से, ठीक है। अब बाइल प्रेशर से ज़्यादा अगर पेनक्रियाटिक प्रेशर हो गया तो रिगर्जिटेशन इधर हो जाएगा, समझ रहे हो कि बाइल इधर आया और इधर चला गया तो पेनक्रियाटिक प्रेशर बढ़ गया ना, समझा बात को। बाइल इधर आया, मान लेते हैं रिगर्जिटेट इधर के बजाय इसके जाने के वो इधर चला गया। तो अब जैसे समझ लो कि एक गुब्बारा है, मतलब मान लो कि बैलून है, ठीक है ना। बैलून में पानी हमने भर दिया, बैलून में पानी भरेगा तभी ना प्रेशर ज़्यादा होगा। अब वो मतलब कि डिफ्लेटेड बैलून है, मतलब कि एकदम कुछ नहीं है, तो उसका प्रेशर तो जीरो है, ठीक है। अगर लेकिन उसी में पानी भर दिया उसका प्रेशर बढ़ गया। तो इसी में अगर मैंने जो बाइल का सिक्रीशन इधर आ गए तो पेनक्रियाटाइटिक प्रेशर ऑब्वियसली बढ़ गया बाइल प्रेशर से। ये क्या कराता है? जब ये ज़्यादा होगा तो एक फॉस्फोलाइपेज ए एंजाइम होता है। फॉस्फोलाइपेज ए एंजाइम ये लेसिथीन को लाइसोलेसिथीन में कन्वर्ट कर देता है। अब ये लाइसोलेसिथीन है, ये भी क्या कराता है? ऑटो डाइजेशन करा देता है। तो इसका पहला जो लोकल इफेक्ट में आता है तो फॉस्फोलाइपेज ए का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है, ठीक है ना। ये मैंने छोटे से शब्दों में बहुत बड़ी बात कही थी, ठीक है ना। ठीक है, अगर समझ में आता है तो ये समझ लो कि ओपी कॉमन चैनल थ्योरी होता है, जिसमें बाइल जो है इधर चला जाता है पेनक्रियास में जाएगा, पेनक्रियाटिक प्रेशर बढ़ेगा, फॉस्फोलाइपेज 8 का एक्टिवेशन होगा जो कि लेसिथीन को लाइसोलेसिथीन में कन्वर्ट करेगा। और लाइसोलेसिथीन ऑटो डाइजेशन ऑफ पेनक्रियास कराएगा और उसी से क्या होगा? एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस, ठीक है ना। अब आते हैं कोलोकलाइजेशन थ्योरी में। अब कोलोकलाइजेशन थ्योरी अब समझो मान लीजिए पेनक्रियास की सेल है। अब इसमें पेनक्रियास की सेल में क्या होती है? एंजाइम स्टोर होते हैं, एंजाइमोजन ग्रैन्यूल्स विद इन द वेसाइकल के अंदर में जाइमोजन ग्रैन्यूल्स होते हैं। जाइमोजन ग्रैन्यूल्स अगर समझते हो कि वो ऑटो डाइजेशन करा सकते हो, एंजाइम्स होते हैं पर्टिकुलरली, ठीक है ना। और यहीं पे होते हैं इनहिबिटर्स ऑफ एंजाइम द सेम वेसाइकल, ठीक।
इनिबिटर है ये एंजाइम का, ये सेम साइकिल में, ताकि वो एंजाइम इनिबिटेड रहे। अगर इनिबिटेड नहीं रहेगा तो हर नॉर्मल इंसान में एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस होने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोटीएज इनिबिटर होता है। बेसिकली एंजाइम क्या है, प्रोटीन है, प्रोटीएज इनिबिटर होता है यहाँ पे। अब जो इसका लो पीएच है, लो कैल्शियम है और लो प्रेशर है, जैसे मान लो ड्यूडेनम में जाने पे क्या होता है, अल्कलाइन वो हो जाता है, ठीक है ना, पीएच हाई हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि लो पीएच जो होता है इधर के केस में एक्टिव रखता है इस प्रोटीएज इनिबिटर को, ताकि ये ना एक्टिवेट हो। समझ में आ रही है बात? ये इनिबिटर है ना इस एंजाइम का, तो इसको लो पीएच चाहिए भैया। लो पीएच में ये एक्टिवली काम करेगा। अगर पीएच ये हाई हो गया, अल्कलाइन पीएच हो गया, तो ये एक्टिव नहीं रहेगा। एक्टिव नहीं रहेगा, एंजाइम यहीं पे एक्टिवेट हो गए, बजाय ड्यूडेनम के एंजाइम यहीं पे एक्टिवेट हो गए, तो क्या होगा, ऑटोडाइजेशन। समझा ये बात को? नहीं समझ में आती है? और इसके अलावा लो पीएच के अलावा लो कैल्शियम और लो प्रेशर। अब यहाँ पे पेनक्रियाटिक प्रेशर हाई बताया था मैंने, यहाँ पे लो प्रेशर, तो ये प्रोटेक्टिव फैक्टर अगेन वहीं से कॉन्सेप्ट रिलेट होता है। अब एक कैथेप्सिन बी करके मॉलिक्यूल होता है, ये आपकी नीट पीजी का सब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल आता है। कैथेप्सिन बी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस, ठीक है ना। तो ये याद रखना है कि कैथेप्सिन बी जो होता है वो एक्टिवेट करता है इसी एंजाइम को, एक्टिवेट कर देगा इस एंजाइम को। क्या होगा, ऑटोडाइजेशन ऑफ पेनक्रियाज दैट विल लीड टू एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस, ठीक है। एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम विद इन पेनक्रियाज, खत्म बात। अब कुछ एक होती है रीजनल थ्योरी, ठीक है। अब ये जो दो बड़ी थ्योरी थी, अब एक छोटी थ्योरी सुन लो। अब मानते हैं कि पैनक्रियाज के अराउंड में कोई कैप्सूल नहीं है, नो कैप्सूल अराउंड पैनक्रियाज। अब एनी पैथोलॉजी ऑफ पैनक्रियाज हुई स्प्रेड्स टू होल रेट्रोपेरिटोनियम, कोई भी पैथोलॉजी हुई, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक कोई भी पैथोलॉजी होती है, ठीक है ना, पैनक्रियाज की, तो वो होल रेट्रोपेरिटोनियम में फैल जाएगी। यहीं पे कुछ एंजाइम्स होते हैं इलास्टेज करके, जो कि इलास्टिन और वेसल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इलास्टिन होता है ना वेसल्स में, उसको इसने डिस्ट्रॉय कर दिया। अब डिस्ट्रॉय वेसल्स डिस्ट्रॉय हो गई तो ऑब्वियसली हेमरेज होगा, हेमरेज होगा तो क्या होगा यहाँ पे, हेमरेजिक पेनक्रियाटाइटिस, ठीक है। सीधी सी बात है, रीजनल थ्योरी। चौथी थ्योरी पे आते हैं, सिस्टमिक कॉजेज। अब सिस्टमिक कॉजेज में मल्टीपल मोडालिटी, कुछ भी, इंटरल्यूकिन 2, ये सब सारे इन्फ्लेमेटरी मार्कर, जितने इन्फ्लेमेटरी मार्कर हैं सब याद करो। मतलब कि सारे नहीं, कुछ याद करना, ठीक है ना, यहाँ पे स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है। इंटरल्यूकिन 2 हो गया, इंटरल्यूकिन 6 हो गया, 268 याद रखो, 268 इंटरल्यूकिन, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेमोनिक समझ लो, या जो कुछ भी समझ लो, ठीक है ना, याद करना है तो ऐसे याद कर लो, 268 इंटरल्यूकिन 268 यहाँ पे जो है एक्टिवेट होगा, TNF होगा, ICAM1, PAF, कुछ ये इन्फ्लेमेटरी मार्कर है। इसके जो ये सब क्या करेंगे, डैमेज करेंगे पैनक्रियाज का, जो कि एक्स्ट्रावेसेशन ऑफ फ्लूइड कराएगा इन द थर्ड स्पेस, ठीक है ना। एक्स्ट्रावेसेशन ऑफ फ्लूइड कराएगा इन द थर्ड स्पेस, इनका डैमेज, ठीक। तो ये क्या करता है, सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम करवाता है। सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम आगे मैं बात करूँगा। ये क्या कराएगा, मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन सिंड्रोम करा देगा, ठीक है ना। वही मल्टी मोडालिटी, पैनक्रियाज से तुम्हारा लिवर खराब हो गया, ड्यूडेनम में नहीं जा पाया, ठीक है ना, स्टमक का दिक्कत होगा, वेक सिम्टम्स, मल्टी ऑर्गन फेलियर, हार्ट में दिक्कत हुआ, लंग्स में दिक्कत हुआ, बहुत जगह दिक्कत कर सकता है, कुछ भी करा सकता है मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन सिंड्रोम, क्योंकि ये हर जगह ये सारे जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर से कहीं भी काम करेंगे तो कुछ भी करा सकते हैं। तो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस, अगर कोई पूछे, कोई तुमसे वाइवा में आए हैं, बहुत ही बड़े गुरुजी विख्यात आए हैं और तुमसे पूछे कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस, तुम क्या बताओगे, MODS, मल्टीपल ऑर्गन डिस्फंक्शन सिंड्रोम। और इसका फर्स्ट साइन क्या होता है, इम्पेयर्ड लंग फंक्शन ड्यू टू ARDS। यहाँ पे सबसे पहले ARDS के थ्रू इम्पेयर्ड लंग फंक्शन रहेंगी और ये डेथ करा सकती है। अब ईटियोलॉजी समझ लेते हैं इसकी। ईटियोलॉजी में क्या क्या हो सकता है, गॉल स्टोन हो गया, गॉल स्टोन हुआ, ठीक है ना, नीचे आया, फंस गया डक्ट में फंसा, कॉमन मतलब कि जो कॉमन हेपाटोपेनक्रियाटिक डक्ट में फंस गया, तो अब क्या हुआ, बाइल आगे तो जा नहीं पा रहा है, बाइल अब कहाँ जाएगा, रिगर्जिटेट करके पैनक्रियाज में चला जाएगा। अब पैनक्रियाज में चला गया तो वो ऑब्वियसली कौन सा थ्योरी में बताया था, पहला वाला थ्योरी, ठीक है ना। पहले वाले थ्योरी से जो लोकल थ्योरी है, मतलब कि लोकलाइज थ्योरी है, उसके थ्रू से OPIE वाला थ्योरी, उसके कारण से वो क्या कराएगा, पैनक्रियाटाइटिक प्रेशर वो मोर होगा, फॉस्फोलाइपेज A2 का एक्टिवेशन होगा, लेसिथीन को लाइसोलेसिथीन में कन्वर्ट करेगा और ऑटोडाइजेशन ऑफ पैनक्रियाज हो जाएगा, ठीक। इसमें सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज जो होता है अल्कोहल होता है, अल्कोहल भी एक इसका ईटियोलॉजी में याद रखना। मोस्ट कॉमन और सेकंड मोस्ट कॉमन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना ही रखना है। ERCP तो तुम समझते हो कि हाँ ट्रीटमेंट हो सकता है, लेकिन अगर फॉल्टी ERCP कर दिया या ट्रॉमा कर दिया, ERCP करते दौरान किसी को नहीं आता ERCP करने, उसे जबरदस्ती ERCP कर दिया,
ठीक है ना। तो कुछ ट्रॉमेटिक इंजरी हो गई तो ERCP के थ्रू भी पेनक्रियाटाइटिस हो सकता है। ब्लंट ट्रॉमा हो गया किसी बंदे को, ब्लंट ट्रॉमा के कारण से भी मल्टी मोडालिटी कॉज हो सकता है। हाइपर ट्राइग्लिसरीडेमिया, मतलब कि ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल बहुत ज़्यादा है, उसके कारण से पेनक्रियाटाइटिस हो सकता है। हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, इसके कारण से भी पेनक्रियाटाइटिस हो सकता है। हाइपर कैल्सीमिया, इसके कारण से भी पेनक्रियाटाइटिस हो सकता है, प्रेसिपिटेट कर सकता है पेनक्रियाटाइटिस को। कार्सिनोमा पेनक्रियाज ऑब्वियसली, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉज है। सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये सब जो है ये सब कॉजेज़ हैं, ठीक है ना। ये सब ठीक है, जितने याद होते हैं कर लो, ये 4 तो याद रहने चाहिए। इसके अलावा ये थोड़ा सा देख लेना, हाइपर कैल्सीमिया, हाइपर ट्राइग्लिसरीमिया, और सारे हाइपर है, हाइपर ट्राइग्लिसरीमिया, हाइपर कैल्सीमिया और हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। ठीक। वायरस कैसे याद करना है? सिस्टोइड मैक्युलर एडिमा आपने अपने ऑप्थेल्मोलॉजी में पढ़ा है, तो CME ऐसे CME होते हैं ना, CME वर्कशॉप, तो उस तरह से भी याद कर सकते हो। कॉक्सैकी CMV वायरस हो सकता है, मम्स इको वायरस हो सकता है। कॉक्सैकी CMV मम्स इको वायरस। अब इसके कारण ड्रग्स के भी कारण से ये एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस कॉज कर सकता है, जिसके लिए मैंने 2 मेमोनिक दिए हैं। एक तो डेफिनेटिव कॉज है, मतलब कि डेफिनेट हो सकता है, इसे डेफिनेट होगा, ठीक है। डेफिनेट आपने गैंग्स ऑफ वासेपुर में पढ़ा होगा, जो डेफिनेट है, ठीक है ना। डेफिनेट को अपना मकसद बचपन में मिल गया था तो वो तो खैर वो मजाक की बातें, उससे हटते हैं, यहाँ पे आते हैं कि डेफिनेट मतलब कि ये कराएगा ही कराएगा पेनक्रियाटाइटिस। इसमें कोई मतलब कि और कोई मतलब ही नहीं है कि इसका कराना ही कराना है। अगर ये ड्रग्स दी तो हमें सोच के चलना है कि इस बंदे को पेनक्रियाटाइटिस होगा ही होगा आगे चल के, अगर लॉन्ग टर्म यूज हुआ। तो इसी का मेमोनिक है मैड कैट पेट टीवी FM। इस मेमोनिक का कोई मतलब नहीं है, लेकिन याद करना है, मैड कैट पेट टीवी FM, मैड कैट पेट टीवी FM, ठीक है। हमारी बिल्ली पगला गई, जो कि हमारी पेट थी, और वो टीवी चला के FM सुनने लगी, ठीक है। उसने ना टीवी देखा, वो FM सुनने लगी, ठीक है। वो पागल हो गई थी। ऐसे कुछ करके स्टोरी बिल्डअप कर लो, ठीक है। M से क्या होगा? 6-मरकैप्टोप्यूरिन, ठीक है। A से क्या होगा? एजाथायोप्रीन। D से क्या होगा? डीऑक्सीआइनोसिन, ठीक है। C से सटाइराबिन। A से तुम्हारा अमाइनोसैलिसिलिक एसिड। T से टेट्रासाइक्लिन, ठीक है। P से तुम्हारा पेंटामिडीन, ठीक। E से तुम्हारा ईस्ट्रोजन भी कॉज करा सकता है, ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है थोड़ा। ईस्ट्रोजन को थोड़ा सा इस पर ध्यान देना, ठीक। तुम्हारा T से क्या होता है? ट्राइमिथोप्रीम और सल्फामेथॉक्साजोल का कॉम्बिनेशन, ठीक है। B से तुम्हारा वॉल्प्रोएट, और T से एक और थायराइड हो सकता है। F से तुम्हारा फ्यूरसमाइड हो सकता है। M से मेट्रोनिडाजोल, ठीक है। इतनी लंबी लिस्ट नहीं याद रहेगी, लेकिन अगर एग्जाम में अगर आप MCQ टाइप का पेपर देने जा रहे हो, मैड कैट टीवी FM अगर आपको याद रह गया तो हो सकता है आपको कुछ चीज़ें क्लिक कर जाए। अब प्रोबेबल ये कुछ दवाई हो सकती है जो कि कॉज कराती है। पिलास मतलब जानते हो? पिलास कि जो हमारे घर में अगर हमारे पापा कुछ ठीक कर रहे होते तो हम लोग से पिलास मांगते, जो कि UP बिहार में बहुत लोग जानते होंगे पिलास, ठीक है ना। तो पिलास का प्रोबेबल कॉज है। तो पिलास से याद रखना है फेनफॉर्मिन, प्रोकेनामाइड, आइसोनियाजिड, एल एस्पारजिनेज, एसिटामिनोफेन, ठीक है। अल्फा मिथाइल डोपा, सुलिनडैक, ये सब क्या कर सकते हैं? प्रोबेबल कॉज है, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन तब भी कुछ दवाइयाँ याद रहनी चाहिए कि डेफिनेट में क्या है और प्रोबेबल में क्या है, ठीक है ना। तो अपना मकसद जो है डेफिनेट बना लो कि डेफिनेट कर लो, ठीक है ना। शुरुआत से ही डेफिनेट कर लो कि अच्छी करनी है हमें, ठीक। इडियोपैथोजेनेसिस, ठीक है। तो अब इडियोपैथोजेनेसिस समझने से पहले पूरा समझा देता हूँ क्या होता है बेसिकली, समझो। पैनक्रियाज में नॉर्मली तो एंजाइम्स तो एक्टिवेट नहीं होते, ठीक है ना। अगर एंजाइम्स एक्टिवेट नहीं हुए तो क्या होता है? तो बंदा नॉर्मली रहता है, ठीक है। पेनक्रियाटाइटिस का कोई संभावना ही नहीं रहती। अब मान ले कुछ कोई भी इटियोलॉजिकल फैक्टर हुआ, कोई भी, ठीक है ना। उसके कारण से क्या हुआ कि तुम्हारा मतलब कि एंजाइम एक्टिवेट हो गया पेनक्रियाज के अंदर ही, विद इन द पेनक्रियाज। उससे क्या होगा? तुम्हारा ऑटो डाइजेशन ऑफ पेनक्रियाज होगा, ठीक है। ऑटो डाइजेशन पेनक्रियाज होगा तो लाइपेज सेक्रेट करेगा। अब लाइपेज क्या करता है? फैट्स को फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देता है। अब फैट्स जो फैटी एसिड्स होते हैं वो कैल्शियम के साथ कंबाइन करते हैं ना, सैपोनिफिकेशन रिएक्शन अगर आपने सुना होगा, ठीक है। कैल्शियम के साथ कंबाइन करेंगे। अब कैल्शियम के साथ कंबाइन किया तो कैल्शियम खत्म हो रहा है बॉडी में, तो क्या होगा? हाइपोकैल्सीमिया हो जाएगा। हाइपोकैल्सीमिया हो गया, ठीक। अब अगर जो फैटी एसिड और जो कैल्शियम होता है वो चॉकी वाइट डिपॉजिट्स के फॉर्म में डिपॉजिट होता है। अगर पैथोलॉजी अपने पढ़ी हो, पैथोलॉजी से सर्जरी कितना मस्त इंटीग्रेशन, इसीलिए क्या किया? इटियोपैथोजेनेसिस, ठीक है। अब समझो, नॉर्मली इन पैनक्रियाटिक एंजाइम्स आर रिलीज इन द इनएक्टिव फॉर्म, ये इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज हो गया। वेन इट गोज टू इंटेस्टाइन, इंट्रोकाइनेज एक्टिवेट वहाँ पे जाता है, तो इंट्रोकाइनेज ही एक्टिवेट करता है, ऑब्वियसली चीज़ है। ड्यू टू एनी इंजरी, ट्रॉमा, परफोरेशन, कोई भी इटियोलॉजिकल फैक्टर, इंजरी, ट्रॉमा, परफोरेशन, कुछ भी हो गया, ठीक है। क्या होगा? इंट्रापैनक्रियाटिक एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम, इंट्रापैनक्रियाटाइटिक मतलब कि इंट्रापैनक्रियाटिक एक्टिवेशन करा दिया एंजाइम का।
अब क्या करता है ये, डाइजेस्ट इट्स ओन पैंक्रियाटिक टिश्यू, ये अपना ही पैंक्रियाटिक टिश्यू डाइजेस्ट कर लेगा, और अपना ही पैंक्रियाटिक टिश्यू इसने डाइजेस्ट किया तो लाइपेज का सेक्रीशन कराएगा, लाइपेज सेक्रीशन बाय पैंक्रियाज। अब ये क्या कराएगा, एक्ट्स ऑन ओमेंटल फैट, ये ओमेंटम में बेसिकली जानते हो फैट होता है, तो ये ओमेंटल फैट पे मतलब कि एक्ट करेगा, डाइजेस्ट करेगा तो क्या करेगा, फैट को फैटी एसिड के फॉर्म में, अब ये फैटी एसिड जो है कैल्शियम के साथ कंबाइन करेगा, यूटिलाइजेस कैल्शियम, और ये चौकी वाइट डिपॉजिट के फॉर्म में डिपॉजिट होगा, और यही हाइपोकैल्सीमिया कराएगा। समझ में आती है इतनी बात, इटियोपैथोजेनेसिस खत्म। नेक्स्ट बात करते हैं पैंक्रियाटाइटिस विद बेस्ट प्रोग्नोसिस। ये क्या होती है पैंक्रियाटाइटिस विद बेस्ट प्रोग्नोसिस, तो गॉल स्टोन इंड्यूस्ड पैंक्रियाटाइटिस होते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो गॉल स्टोन इंड्यूस्ड पैंक्रियाटाइटिस जो होती है इसका बेस्ट प्रोग्नोसिस होता है, क्योंकि गॉल स्टोन हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है ना। ऑन एनी काइंड ऑफ इमेजिंग वी कैन आइडेंटिफाई गॉल स्टोन, तो उसकी प्रोग्नोसिस ऑब्वियसली बेटर होगी पैंक्रियाटाइटिस के केस में, ठीक है। कुछ कारणों में जो होगा पैंक्रियाटाइटिस के इडियोपैथिक, मतलब कुछ भी कारण हो सकता है, ठीक है, नहीं पता चलता यार कि क्यों हो गया पैंक्रियाटाइटिस बंदे को, ठीक है ना। तो वो सब थोड़ा सा उसकी बैड प्रोग्नोसिस होगी। गॉलस्टोन की पता चल जाता है कि हाँ इसको है, पता है, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स की बात करते हैं, बहुत सी वेग से सिम्टम्स लेंगे, पेन इन एपिगैस्ट्रियम, ठीक है। एपिगैस्ट्रियम मतलब पेन का, तो आप लोग स्टमक का डिफरेंशियल डायग्नोसिस कर सकते हो कि एपिगैस्ट्रियम में भाई पेन है, रेडिएटिंग टू बैक, यहाँ पे रेडिएटिंग टू बैक पेन होगा, ठीक है ना, ऑब्वियसली। अब क्या होता है इसमें, एक कैरेक्टरिस्टिक, बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग होती है, विच इज़ पार्शियली रिलीव्ड बाय सिटिंग और बेंडिंग फॉरवर्ड। अगर बंदा बेड पे लेटा है, अगर पैंक्रियाटाइटिस का बंदा है, तो ऑब्वियसली वो आगे थोड़ा सा झुका हुआ है, और उसका कैरेक्टरिस्टिक स्टाइल है, आपको देख के बता देना है कि डॉक्टर साहब हमको झुकने में थोड़ा सा दर्द में आराम मिलता है। अगर आपको समझ जाना है कि इस बंदे का तुरंत एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस के लिए हमको डायग्नोसिस रखनी है, ठीक है ना। पैरालाइटिक आइलियस हो सकता है, नोजिया वॉमिटिंग एब्डोमिनल डिस्टेंशन, बहुत ही वेग सा सिम्टम है, ठीक है। नोजिया वॉमिटिंग एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो सकता है बंदे को। रेट्रोपेरिटोनियल हेमरेज, इसमें 3 साइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक कलिन साइन होता है, एक ग्रे टर्नर साइन होता है, एक होता है तुम्हारा फॉक्स साइन। कलिन साइन क्या होता है, बेसिकली इकाइमोसिस हो गया, कोई भी रेट्रोपेरिटोनियल पे हेमरेजिक पैंक्रियाटाइटिस मैंने बताया ही था आपको, ठीक है, जो इलास्टिन के कारण से होता था, ठीक है। तो कलिन साइन हो गया, इकाइमोसिस अराउंड अम्बलाइकस के अराउंड इकाइमोसिस हो गया। ग्रे टर्नर साइन कहाँ होगा, इकाइमोसिस अराउंड फ्लैंक्स के अराउंड हो गया, ठीक है ना। और आपका क्या है, एक होता है आपका फॉक्स साइन, वो इकाइमोसिस अराउंड इंग्वाइनल लिगामेंट, यही तीनों डायग्राम्स, ये अम्बलाइकस के अराउंड, ये फ्लैंक, ये थोड़ा सा फ्लैंक्स पे होगा, और ये होगा तुम्हारा इंग्वाइनल लिगामेंट के पास में। डायग्नोसिस कैसे करेंगे, क्लिनिकल फाइंडिंग्स, लैब इन्वेस्टिगेशन में बहुत ही, अगर देखना है कि एमाइलेज का लेवल देख लेना, नॉन स्पेसिफिक होता है लेकिन बता देता है कि ठीक है। लाइपेज मोर स्पेसिफिक होता है, लाइपेज का बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, मैंने दिखा दिया था आपको पिछले इटियोपैथोजेनेसिस में पढ़ाया था कि क्यों लाइपेज मोर स्पेसिफिक होता है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, CECT, ऑब्वियसली CECT जो होता है इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस करेंगे, और ये कब इफेक्टिव होता है, आफ्टर 72 आवर्स ऑफ स्टार्टिंग, ठीक है ना, वो बेस्ट टाइम होता है टू डिटेक्ट कॉम्प्लिकेशंस, राइट। वैसे कुछ रेडियोलॉजिकल साइंस होते हैं, गैसियस एब्डोमेन, ठीक है ना, ऑब्वियसली डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमेन रहेगा तो गैसियस एब्डोमेन रहेगा, ग्राउंड क्लास अपीयरेंस दिखेगा, कोलोन कट ऑफ साइन दिखेगा, सेंटिनल लूप, रेनल हेलोसेन, अगर ये याद रहता है तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं याद रहता तो कोई बात नहीं, ठीक है। एक गैसियस एब्डोमेन याद रखना है, एक कोलोन कट ऑफ साइन याद रखना है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ग्राउंड क्लास अपीयरेंस याद रहे, ठीक है, सेंटिनल लूप याद रहे, ठीक है, रेनल हेलोसाइन याद रहे, ठीक है। ट्रीटमेंट इसका बहुत ही मतलब कि नॉन स्पेसिफिक ट्रीटमेंट रहेगा। O2 सप्लीमेंटेशन, पहले तो अगर डायग्नोसिस हमें पैंक्रियाटाइटिस का बना लिया, ठीक है ना, तो अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स हम लोग को ट्रीट करना है। O2 सप्लीमेंटेशन करेंगे, फ्लूइड का रिसर्चिटेशन करेंगे, रिंगल लैक्टेट दे देंगे। अच्छा एक बात बताओ, नॉर्मल आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं, 0.9% सलाइन होता है, याद रखना इस चीज़ को, और 0.45% आई गेस डेक्स्ट्रान होता है, देख लेना, लेकिन 0.9% सलाइन होता है। कि पूछते हैं, कुछ एग्जामिनर्स आते हैं पूछ देते हैं, ठीक है, आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है, ठीक है। फ्लूइड रिससिटेशन कैसे करोगे, रिंगल लैक्टेट सेराइल ट्यूब इंसर्शन करा दो, इंटरल न्यूट्रिशन दे दो, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन से ज़्यादा प्रेफर करते हैं इंटरल न्यूट्रिशन, ठीक है ना। अगर इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक्स, तो उसके हिसाब से तुम लोग अपना ये करना, ठीक है, पैंक्रियाटाइटिस करना। क्या क्या कर सकते हैं, O2 सप्लीमेंटेशन, फ्लूइड रिससिटेशन, राइल ट्यूब इंसर्शन, इंटरल न्यूट्रिशन, और एंटीबायोटिक देते हैं फीवर और इन्फेक्शन के लिए। अब यही वेरियस प्रोग्नोस्टिक, अब कुछ प्रोग्नोस्टिक मार्कर्स होते हैं वो एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस के लिए कुछ होते हैं, तो मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। इसको याद रखना है, रखो, नहीं याद रखना कोई दिक्कत नहीं है। तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन अगर रैमसन स्कोर कब यूज़ करते हैं, ये बेसिकली प्रोग्नोसिस बताने के एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस की क्या प्रोग्नोसिस है, क्या स्टेज है, कि अभी ठीक ठाक हो जाएगा, नहीं ठीक ठाक होगा, क्या दिक्कत है, क्या नहीं हो सकता, ठीक है ना, तो वो दिक्कत है।
तो रैंसन स्कोर पे आते हैं पहले। तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन अपने को क्या क्या देखना है, अगर एज उसकी ज़्यादा है, 55 साल से ज़्यादा है, WBCs का काउंट 16,000 से ज़्यादा है, ठीक है, इन्फेक्शियस कॉज होता है, RBS रैंडम ब्लड शुगर 200 mg पर डेसीलीटर, जानते ही हो वहाँ से क्या क्या रिलीज होता है, इंसुलिन का नहीं सिक्रीशन हुआ तो क्या होगा, रैंडम ब्लड शुगर ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली एक्यूट पैनक्रेटाइटिस से इंसुलिन नहीं रिलीज होगा, रैंडम ब्लड शुगर बहुत ही ज़्यादा, LDH 350 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर, ठीक है ना, और AST हो सकता है राइज हो सके 250, ये वेग है। 48 आवर्स के बाद क्या क्या हो सकता है, फॉल इन हेमाटोक्रिट 10 पॉइंट से ज़्यादा, बर्न एलिवेशन, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन एलिवेशन 5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा, सीरम कैल्शियम 8 मिलीग्राम से कम, ठीक, कैल्शियम ऑब्वियसली कंपाइन कर जाता है, तो हाइपोकैल्सीमिया यही दिखा रहा है कि 8 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम, बेस डेफिसिट हो सकता है 4 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से ज़्यादा, ठीक है ना, और PO2 मतलब 60 mmHg से कम हो गया, फ्लूइड सिक्वेस्ट्रेशन 6 लीटर से ज़्यादा। तो ये सब जो है बहुत ही वेग सिम्टम्स है, लेकिन इसका एक चीज़ याद रखना, 3 अगर टोटल 11 है और 3 प्रेजेंट है तो इट इज़ सजेस्टिव ऑफ सीवियर एक्यूट पैनक्रेटाइटिस, ठीक है ना। अगर 11 में से 3 भी प्रेजेंट हैं, मोर देन 3 प्रेजेंट हैं, तो ये सीवियर एक्यूट पैनक्रेटाइटिस का ये सजेस्टिव है, ठीक है ना, ये एक चीज़ याद रखना। एक एट द टाइम ऑफ एडमिशन, एक एट द टाइम ऑफ 48 आवर्स। 48 आवर्स देखो, इन्वेस्टिगेशन तब कब रहा होगा, जब एडमिशन हो जाएगा ना, एडमिशन टाइम पे तो इन्वेस्टिगेशन नहीं कराओगे ना, समझे बात को। तो वहाँ पे केवल तो यार अपने को बेसिक इन्वेस्टिगेशन पढ़नी है, तो RBS LDH AST सब कराते हैं यार, WBC कौन नहीं कराता आज की डेट पे, सब कराते हैं, ठीक है ना। और 48 आवर्स के बाद जो स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन कराओ, जैसे हेमाटोक्रिट 1, सीरम कैल्शियम, बेस डेफिसिट, PO2, ये सब करवाते हो, ठीक है ना। इसी में दूसरा प्रोग्नोस्टिक मार्कर है BSAP वही इसका मेमोनिक ही है, बेड साइड इंडेक्स फॉर सीवियरिटी ऑफ एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस, ठीक है ना। बेड साइड इंडेक्स होता है सीवियरिटी ऑफ एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस के लिए, ठीक है, बेड साइड इंडेक्स चाहिए। बेड साइड कैसे डायग्नोस करोगे, तो बन की मतलब कि एलिवेशन जो हो गया 25 से ज़्यादा, वहाँ पे 5 mg पर डेसीलीटर से ज़्यादा, यहाँ पे इम्पेयर्ड मेंटल स्टेटस, बंदे का मेंटल स्टेटस खराब, सर्स हो गया, ठीक है, सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम, ठीक, एज हो गया 60 साल से ज़्यादा बंदे का, प्लूरल इफ्यूजन इन केसेस में देख सकते हो, ठीक है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, इम्पेयर्ड मेंटल स्टेटस, सर्स हो गया, ठीक है, एज 60 साल से ज़्यादा, और प्लूरल इफ्यूजन। अब 0 से 2% है तो मोर्टेलिटी 2% है, अगर 0 से 2% है, इनमें से 3 से 5% है मोर्टेलिटी 15% है, मतलब 100 में से 15 मरीज मर जाएगा। तुम्हें लग रहा होगा यार मोर्टेलिटी तो केवल 15% है, केवल नहीं, 100 में से 15 मरीज, बहुत ज़्यादा होता है भाई, 100 में से 15 मरीज मरेगा, ठीक है। द स्कोर इज मोर देन 3 इंडिकेटिव ऑफ सीवियर पैनक्रेटाइटिस, यहाँ बहुत ही कम चांसेस है बंदा बच जाए, ठीक, बहुत ही खतरनाक बीमारी है। सर्स क्या होता है, सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम। अब इसका क्या याद करने का, मेमोनिक का THR काउंट्स, THR में मतलब टेम्परेचर जाए तो 38 से ज़्यादा रहे, जाए तो 36 से कम रहे, हार्ट रेट 90 से ज़्यादा, रेस्पिरेटरी रेट 20 से ज़्यादा, WBCs काउंट 1,20,000 से ज़्यादा या 4,000 से कम, मतलब कि एकदम जाए तो बहुत ही ज़्यादा, जाए तो बहुत ही कम, ठीक है। और मोर देन 10% ऑफ इमेच्योर सेल्स इन पेरिफेरल स्मेयर में मिल जाए तो भी WBCs का काउंट हो सकेगा। THR काउंट याद रखना, टेम्परेचर, हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट, WBCs का। अब एक होता है क्यू सोफा, ठीक है ना, ये भी एक प्रोग्नोस्टिक इंडिकेटर, बहुत सारे प्रोग्नोस्टिक इंडिकेटर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, क्विक सेगमेंटल ऑर्गन फेलियर असेसमेंट, यहाँ पे क्या करते हैं, क्विक सेगमेंटल ऑर्गन फेलियर असेसमेंट करते हैं, ठीक है ना। क्विक सेगमेंटल ऑर्गन फेलियर असेसमेंट, तुरंत हमको ऑर्गन फेलियर का असेसमेंट करना है कि क्या है क्या नहीं है। तो इसमें एक मेमोनिक है QRS MS, ठीक है ना, QRS मिटल स्टेनोसिस, ऐसे करके याद कर सकते हो। तो Q से मतलब क्यू सोफा, R से क्या है तुम्हारा रेस्पिरेटरी रेट, मतलब कि 22 से ज़्यादा, वहाँ 20 से ज़्यादा था सर्च वाले में। सिस्टोलिक BP 100 से कम हो जाए। अल्ट्रेशन मेंटल स्टेटस हो जाए बंदे का, तो स्कोर क्या होगा कि स्कोर अगर 0 है तो 1 से कम मोर्टेलिटी होगी, 1 है तो वहाँ 2 से 3 मोर्टेलिटी, और 2 से ज़्यादा है तो 10% ज़्यादा मोर्टेलिटी होगी, खत्म ना। पर एक होता है, एक अपाचे स्कोर होता है, अपाचे 2 क्लासिफिकेशन, तो उसको बताने की जरूरत नहीं है, बहुत ही बड़ा क्लासिफिकेशन और उसमें जाने की जरूरत भी नहीं है। तो ये कुछ बात रही, आई गेस थोड़ा सा लंबा हो गया एक्यूट पैनक्रेटाइटिस की, आई होप आपको समझ में आया, और कुछ भी डाउट हो आप पूछ सकते हो मेरे से कमेंट सेक्शन में। और आई गेस मैंने जितना अपनी तरफ से बेस्ट हो सकता था मैं समझाने की एक्यूट पैनक्रेटाइटिस मैंने कोशिश की है शॉर्ट में। तो ये बात रही कुछ एक्यूट पैनक्रेटाइटिस, उम्मीद है आप डायग्नोज कर लोगे इसको, और OPD में, ठीक है ना, बहुत ही रैंडम प्रेजेंटेशन होता है एक्यूट पैनक्रेटाइटिस का, ठीक है। इसको हमेशा इसलिए डिफरेंशियल में रखना कभी भी, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।